कम बच्चे क्यों दिख रहे हैं मुझे? हाँ, क्या कल की टेस्ट की तैयारी चल रही है? हाँ, मात्र मैम मीटिंग रूम में उसको एडमिट की जो बोल रहा है। मैंने तो सबको एडमिट किया है, 4 बच्चे एडमिट मैं तो एडमिट कर रही हूँ सबको। सबको एडमिट किया मैंने। अभी भी कोई है तो कोई नहीं होने चाहिए। वेटिंग रूम में सब लोग आ गए? यस मैम। हाँ, सब लोग आ चुके हो ना? बहुत कम संख्या में लेकिन बच्चे आ रहे हैं। मैम 9 से मिलाकर तो इस तरह से कैसे होगा? मैंने इनेबल सिक्योरिटी रूम किया है, इनेबल कर दिया है, फिर क्यों बच्चे नहीं आ पा रहे हैं? हाँ, मैं एडमिट भी कर रही हूँ सबको। मैम कुछ देर पहले आपका शो कर रहा था कि अनदर मीटिंग इन प्रोग्रेस, तो सब बच्चे देख लिए होंगे और उसके बाद फोन करके रख दिए होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं हो। 9th वाले में वो हो गया था, ऑन हो गया था, फिर मैंने लीव करके मीटिंग फिर दोबारा ऑन किया मैंने, है ना? ये लोग इस तरह से करेंगे तो कैसे होगा? धैर्य रखना चाहिए ना। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। तो कविता के कुछ आवश्यक प्रश्न मैं आप लोगों को लिखवा दे रही हूँ, ठीक है? तो जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ, तोप कविता के अंतर्गत 1857 की उस तोप का इतिहास और वर्तमान दर्शाया गया है जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाई गई थी। यानी इस तोप का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भले ही वह हमारे शत्रुओं की निशानी है, किंतु उसे संभाल कर रखा गया है, क्योंकि धरोहर 2 किस्म की होती है। एक वे जिन्हें देखकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है। देश और समाज, समाज ने किन किन उपलब्धियों को प्राप्त किया, देश में कौन कौन से धरोहर है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आने वाली पीढ़ी देखती है, समझती है, उसके बारे में जानना चाहती है और जानती है। जैसे बच्चों, हमारे घर में ही हमारे पिता, पिता के पिता, उनके पिता, हमारे दादा, परदादा, उनके पिता, तो ये आने वाली जो धरोहर होती है, जो संपत्ति होती है, वो अपने संपत्ति को क्या करते हैं? हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते जाते हैं। जैसे हमारे दादाजी के पिताजी, वो अपने जमाने में जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया, जो घर बनवाया, जो जमीन उन्होंने खरीदा, या जो भी वो संपत्ति उन्होंने अर्जित की, वो अपने बेटे को उन्होंने दिया, फिर उनके बेटे ने अपने बेटे को। ठीक है? तो इस तरह से परिपाटी या परंपरा बच्चों चलती रहती है। ठीक है? तो तोप भी जो है वो भारतवासियों ने, भारतीयों ने इसे इसका निर्माण नहीं किया, इसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। और बच्चों, वे आए तो थे यहाँ व्यवसाय करने के उद्देश्य से, लेकिन जब वे यहाँ के धीरे धीरे भारत को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, यहाँ के वो यहाँ पर मनमानी करने लगे, उन्होंने बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे स्मारक, बहुत सारे पुल, बहुत सारे सड़कों का उन्होंने निर्माण किया। कार्य भी उन्होंने बहुत बढ़िया किया, लेकिन गलती एक क्या किए कि वो कार्य करते आए थे, काम करना था, नए नए विचार थे, नई नई चीजें थी, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन यहाँ के मालिक बन बैठे, यहाँ के सब कुछ सर्वे सर्वा बन गए और हमारे ही घर में घुसकर हमें अपना गुलाम बना लिए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और इसी गलती की सजा उन्हें भुगतनी पड़ी, यहाँ से उनको जाना पड़ा। तो इससे यह भी सीख मिलती है कि अनावश्यक रूप से हमें अपना अधिकार कहीं जताना नहीं चाहिए। बीच बीच में आप लोग अपना वीडियो कृपया ऑन भी करते चलें।
मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ, क्लास 8, 9 सभी बच्चे ऑन करते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं। बीच बीच में चेहरा भी ऑन कीजिए, हाँ, दिखाते रहिए। हाँ, श्रेया आस्था ने अभी ऑन किया, और भी बाकी मैम वो बच्चे। सिर्फ हाथ दिखा रही है, हाँ, क्या बोल मैम रहे वो हो? अपना फेस नहीं दिखा रही है, फेस बुक दिखा रही है। नहीं, फेस फेस भी दिखाएगी, फेस दिखाओ। क्यों जी, फेस क्यों नहीं दिखा रहे हो? हाँ, फेस दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। तुम लोग को देखे बहुत दिन हो गया ना, तुम लोग को देखने की इच्छा हो रही है। जैसे तुम लोग मुझे प्रतिदिन देखते हो, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी अपने बच्चों को देखूं। इतनी नाराजगी मुझसे? हाँ, अभी अदिति जिन लोगों का कैमरा नहीं ऑन है, मुझसे लगता है वो नाराज हैं, इसीलिए कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं। देखो अदिति हंस रही है, इसका मतलब वो नाराज नहीं है ना अदिति? लेकिन बाकी बच्चे लगता है मुझसे नाराज हैं। अरे भाई दिखाओ, नाराजगी किस बात की? सौरभ सिंह भी दिखाया, ये देखो सुषमा भारती ने भी दिखाया। हाँ, मैं पहचानूं तो अपने बच्चों को, नहीं तो कल तो तुम लोग मिलोगे भी या क्लास में एंटर करने के लिए बोलोगे मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग मैडम, तो जो टीचर्स नहीं पहचानेंगे वो कहेंगे मूव टू योर क्लास, तो तुम लोग कहोगे सर ये मेरा ही तो क्लास है, मैडम ये मेरा ही तो क्लास है ना? तो कम से कम चेहरा दिखाओ ताकि हम लोग पहचाने। हाँ, तंजील को भी अब मैं देख रही हूँ। जिन बच्चों को भाई मैं नहीं पहचानूंगी, मैं क्लास में नहीं आने दूंगी। बस जब स्कूल खुल जाएगा और तुम लोग कहोगे कि मैडम, मान लो कभी वॉशरूम गए हो, कहीं गए हो और आओगे, तो मैं तो कहूंगी कि अपने क्लास में जाओ, किस क्लास के बच्चे हो जी? तो हंसी भी आएगी तुम लोगों को कि मैडम कह रही है किस क्लास के बच्चे हो। चलिए समृद्धि, चलिए दिखाइए भाई चेहरा। कोई बात नहीं, बाल नहीं भी झड़े हुए हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कल से थोड़ा बाल झाड़ के बैठना तुम लोग, कोई बात नहीं। अभी सब क्षम्य है, ऑनलाइन कक्षा में सब कुछ क्षम्य है, ठीक है? चलिए, हाँ, बाकी बच्चे भी थोड़ा दिखाते रहे चेहरा, तो मुझे भी पढ़ाने में आनंद की प्राप्ति होगी। लगेगा कि मैं किसी को देख कर बोल रही हूँ। वैसे मुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे लैपटॉप को देख रही हूँ, सिर्फ नाम लिखे हुए रहते हैं। बीच बीच में चेहरा भी दिखाया कीजिए आप लोग, ठीक है? चलिए, तो मैं बता रही थी कि किंतु उसे संभाल कर रखा गया, क्योंकि धरोहर दो किस्म की होती है। एक वे जिन्हें देखकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है, तो दूसरे से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वजों से कौन कौन सी भूलें हुई और उनके परिणाम स्वरूप कई पीढ़ियों को कितने दुख व दमन का सामना करना पड़ा। तो को दूसरे प्रकार के प्रतीक चिन्हों में गिना जा सकता है। यानी अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि धरोहर जो है दो किस्म की होती है। किस किस किस्म की होती है, ये सब मैं आप लोगों को अभी लिखवाऊंगी। चलिए लिखिए, पहले प्रश्न लिखिए। सबसे पहले लिखिए, तोप कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। तोप कविता का प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य कॉमा सारांश या स्लैश दे दीजिएगा। स्लैश का मतलब होता है कि या तो प्रतिपाद्य कहिए, सारांश कहिए, है ना? और क्या हो सकता है? प्रतिपाद्य, सारांश, यही ना हम लोग कहेंगे, जिसको इंग्लिश में समरी कहा जाता है। तो इस तरह से तोप कविता का प्रतिपाद्य या सारांश या मूल भाव, जो भी कह लें, या मूल भाव स्पष्ट करें। तोप कविता का प्रतिपाद्य स्लैश ऑब्लिक सारांश या मूल भाव स्पष्ट करें। यानी ये सारे इस तरह के प्रश्न आएंगे, तो आप कुछ भी, कोई भी प्रश्न हो, सारांश हो, प्रतिपाद्य हो या मूल भाव, तो आंसर आपका, उत्तर आपका एक ही होगा, ठीक है? चलिए लिखिए, कवि वीरेन डंगवाल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नाम लिखेंगे। किसी भी रचना का नाम या कवि का नाम या लेखक का नाम या पुस्तक का नाम हमेशा एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही लिखा जाता है, ठीक है? लिखिए, कवि वीरेन डंगवाल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा,
द्वारा रचित कविता, कवि वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता तोप, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तोप, कवि वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता तोप के अंतर्गत, तोप के अंतर्गत, तोप के अंतर्गत 1857 1857 की उस तोप का 1857 की उस तोप का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। उस तोप का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है जो आज कानपुर के बाद तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है जो आज तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है जो आज। अच्छा बच्चों, ये बताओ, तुम लोग अपनी आंखों से तोप देखे हो कभी? सिनेमा चित्र वगैरह की बातें मैं नहीं कर रही हूँ, ओरिजिनल में तोप तुम लोगों ने देखा है? यस मैम। हाँ, यस मैम। कहाँ देखे हो? मैम हाईवे के थ्रू जब आ रहे थे ना, तो वहां पर एक मिलिट्री का जो भी कैंप था कैंप और वहां पर बाहर था। अच्छा, और बाकी बच्चे कहाँ देखे हैं? किसी म्यूजियम वगैरह में गए हो कहीं जहां रखा गया हो तो? हाँ, डिफेंस एरिया में मुझे लगता है कि देखने को मिल जाएगा आसानी से, है ना? यस मैम। हाँ, चलिए, कोरोना वगैरह मैम, खत्म हो। हाँ बोलो। दानापुर बारिक में एक तोप रखा हुआ है। रखा हुआ है ना? हाँ यस मैम। हाँ, जाके देख लेना, कोरोना खत्म होने दो, उसके बाद जाके देख लेना तुम लोग, ठीक है? यस मैम, सेल में। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं बच्चों जिनको हम लोग पढ़ते हैं, किताबों में देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, सिनेमा वगैरह में तो देखते ही हम लोग, लेकिन सामना सामनी और उनको असलियत में, है ना, असली रूप में देखने का मजा ही कुछ और होता है ना? तो इसको आप लोग जाकर मौका मिले तो जरूर देखिएगा। किसी दूसरे राज्य में नहीं, अपने ही राज्य में है, वहां जाकर देखें। अपने अभिभावक, माता पिता किसी के साथ कभी मौका मिले तो जाकर देखें, ठीक है? हाँ, तो 1857 की इस तोप का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है जो आज कानपुर के कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। मुख्य द्वार पर प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। कानपुर के कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ सबका? हाँ, यस मैम। प्रश्न पूर्ण विराम। उसके बाद आते जाते हजारों पर्यटक, आते जाते योजक चिन्ह होगा, आते जाते हजारों पर्यटक, आते जाते हजारों पर्यटक हर दिन उसे देखते हैं, हर दिन उसे देखते हैं। पूर्ण विराम। हर दिन उसे देखते हैं। पूर्ण विराम। उसका रूप रंग में भी योजक चिन्ह होगा। उसका रूप रंग और आकार देखकर, उसका रूप रंग और आकार देखकर उसका रूप रंग
और आकार देखकर ऐसा लगता है, उसका रूप रंग और आकार देखकर ऐसा लगता है मानो वह अपने गौरवशाली इतिहास का परिचय दे रही है। मानो वह अपने गौरवशाली इतिहास का परिचय दे रही है। मैम यानी अपने के बाद जो तोप रखी हुई है कानपुर में, है ना, कंपनी बाग में, वो तो अब निर्जीव हो गई है, अब तो गोले नहीं बरसा रही है, लेकिन फिर भी वो अपना इतिहास उसको बता रही है। उसको देखने के बाद इतिहास, क्या तुम लोग चैटिंग कर रहे हो? हाँ, इतिहास का परिचय के बाद मैम अपने गौरवशाली इतिहास का परिचय दे रही है। यानी जिस वक्त, यानी बीती बातें बच्चों क्या बन जाती हैं, जो घटनाएं घट चुकी होती हैं या बीत जाती हैं, वो क्या बन जाती हैं? इतिहास। इतिहास। इति माने बीती, हास यानी कथा, यानी बीती हुई जो कथा है वही इतिहास है। ठीक है, तो अपने गौरवशाली इतिहास का परिचय दे रही है। पूर्ण विराम। उस तोप ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, उस तोप ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक भारतीय वीर जवानों को, उस तोप ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक भारतीय वीर जवानों को, उस तोप ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक भारतीय वीर जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। अनेक वीर जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। पूर्ण विराम। मौत के घाट उतार दिया था। पूर्ण विराम। उसका सामना करने में, पूर्ण विराम के बाद, उसका सामना करने में, उसका सामना करने में अच्छे अच्छे सूरमा भी घबराते थे। उसका सामना करने में अच्छे अच्छे सूरमा भी घबराते, अच्छे अच्छे सूरमा भी घबराते थे। ठीक है, सूरमा भी घबराते थे। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। किंतु आज वही तोप, किंतु आज वही तोप निस्तेज, न हर्षी का नी, आधा दंत स, तय का तेज, निस्तेज होकर। निस्तेज का अर्थ कोई बता सकता है बच्चा? निस्तेज, तेज खोकर, अप्रभावी। हाँ, अप्रभावी। अप्रभावी, यानी जिसका तेज, जिसकी चमक समाप्त हो गई हो। निष्क्रिय, शिथिल, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी एक समय था कि ये आग बरसाती थी और आज ये एकदम निष्क्रिय, निस्तेज, यानी इसके अंदर की जो आग है ना, तीव्रता जो है वो समाप्त हो गई है। किंतु आज वही तोप निस्तेज होकर सजावट की वस्तु मात्र बनकर रह गई है। सजावट की वस्तु मात्र बनकर रह गई है। किंतु आज वही तोप निस्तेज होकर सजावट की वस्तु मात्र बनकर रह गई है। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ बच्चों? हाँ, यस मैम। अब छोटे छोटे बच्चे और पक्षी भी, अब छोटे छोटे बच्चे और पक्षी भी उससे डरते नहीं हैं। अब छोटे छोटे बच्चे और पक्षी भी उससे डरते नहीं हैं। अब छोटे छोटे बच्चे और पक्षी भी
उससे डरते नहीं हैं। पूर्ण विराम। चिड़िया उसके ऊपर। अच्छा ये बताइए, जब मैं चिड़िया बोल रही हूँ तो क्या समझ में आ रहा है, एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन। यहाँ पर चंद्र बिंदु होगा और चिड़िया जब चंद्र बिंदु नहीं होगा यानी एक वचन। लेकिन यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, चिड़िया यानी चंद्र बिंदु। चिड़िया उसके ऊपर बैठकर, ऊपर में बड़ा ऊ होगा। आप लोग वर्तनी टेस्ट में बहुत गलत लिख रहे हैं, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए बच्चों। चिड़िया उसके ऊपर बैठकर गपशप करती हैं। चिड़िया उसके ऊपर बैठकर गपशप करती हैं, कौमा। बच्चे उसकी घुड़सवारी करते हैं। बच्चे उसकी घुड़सवारी करते हैं। बच्चे उसकी घुड़सवारी करते हैं। और गौरैया नाम का पक्षी, और गौरैया, गौ र में ए की मात्रा रे, या करिया। और गौरैया नाम का पक्षी तो उसके अंदर ही, और गौरैया नाम का पक्षी तो उसके अंदर ही। ये बच्चों बताइए, गौरैया स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? हाँ, पुलिंग। पुलिंग। गौरैया नाम का पक्षी उसके अंदर ही घुस जाता है। पूर्ण विराम। गौरैया नाम का पक्षी तो उसके अंदर ही घुस जाता है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। तोप की यह स्थिति। अच्छा बच्चों एक बात मुझे बताओ, क्या आप लोग इस तोप कविता पर, ये जो कविता दी हुई है, ठीक है, ये तो कविता है, आप इसी से मिलती जुलती इतनी ही पंक्तियों की क्या कोई अपनी कविता लिख सकते हैं? हाँ, यस मैम। हाँ देखो बच्चों, 100 बात की एक बात होती है। हर एक इंसान में एक, जिस तरह से कहा जाता है ना, हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग के अंदर भी एक बच्चा छिपा हुआ है। हर मनुष्य में एक बच्चा होता है ना। कभी कभी हम लोग की इच्छा होती है बच्चों की तरह मचलने की, बच्चों की तरह जिद करने की, बच्चों की तरह रूठने की। तो कहा जाता है कि हर इंसान में एक बच्चा छिपा होता है। उसी तरह हर इंसान में एक कलाकार भी होता है बच्चों। अब वो कलाकार यानी जो कला को प्रदर्शित करे, अपनी कला को दिखाए। रुचि, बहुत सारी रुचियां हैं जो कला के रूप में विकसित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए, सुरीला कंठ सबका नहीं हो सकता है, यह तो ईश्वरीय देन है। कुछ चीजें हैं बच्चों जो ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर द्वारा दी हुई। अब जैसे सुरीला कंठ, ये मानव के द्वारा नहीं, ईश्वर का दिया हुआ है। तो हम बहुत, जिनका कंठ बहुत अच्छा है, बहुत सुरीला गाना गाते हैं, किसी भी गाने को बड़े अच्छे तरीके से गाते हैं, एक कलाकार वो है। एक कलाकार होते हैं जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, वाद्य यंत्र को। तो ये वाद्य यंत्र जो है ये मनुष्य प्रदत्त है। इसको क्या आप मानते हैं कि ईश्वर प्रदत्त है? वाद्य यंत्र बजाना, सितार बजाना, गिटार बजाना, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, ये मनुष्य ये मनुष्य सीख सकता है ना। ठीक इसी तरह नृत्य भी सीखता है ना, पेंटिंग भी सीखता है। यानी गायन को छोड़कर बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी कलाएं हैं, उनमें हम अपनी रुचि रखकर फिर उसको हम सीखते हैं। उसी तरह से पाक शास्त्र भी एक कला है। कुछ लोगों को खाना बनाने में रुचि है, वो खाना भी बनाना सीखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चों, कि जिन चीजों को हम सीख सकते हैं वो हमारी अपनी रुचि के अनुसार हम उसे सीखते हैं, और उसके बाद रुचि के अनुसार सीखते हैं, और सीखते 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 एक समय ऐसा आता है कि हम उस विद्या में बहुत ही पारंगत हो जाते हैं, है ना। और फिर हमारे लिए लग जाता है विशेषण कलाकार। अरे वो बहुत कलाकार आदमी है ना। तो बहुत अच्छी पेंटिंग। तो उसी तरह से बच्चों, कविता लिखना भी एक कलाकार का काम हो सकता है। और हर व्यक्ति में कोई ना कोई 2, 4, 10 पंक्तियां लिखने की क्षमता होती है। अगर आप लोग अभी से लिख कर रखेंगे अपनी कविता तो, और आप सबके पास मैंने कहा था कि एक फाइल आप लोग बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट फाइल,
जिसमें कोई भी रचना या जो भी आपके टेस्ट होते हैं उसमें आप लोग उसको सुरक्षित रखें। हो सकता है मैगजीन वगैरह की जब जरूरत पड़ेगी बनाने की, मैगजीन तो विद्यालय में बनता ही है। मैंने क्लास 10th में भी लास्ट ईयर बनवाया था, इस बार भी आप लोगों से मैं बनवाऊंगी दोनों सेक्शन से। तो ये चीजें जब आपके पास रहेंगी, आपकी मौलिक रचना, ये तो जो यहाँ पर कविता है, ये कविता जो है वीरेन डंगवाल की अपनी कविता है, ये उनकी लिखी हुई है। लेकिन इसी तरह आपकी अपनी रचना होनी चाहिए जिसमें मौलिकता हो, जिसमें आपकी अपनी अपनी भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लोगे? क्या उम्मीद करूं मैं? हाँ यस लिख लेंगे। यस मैम। हाँ, ये देखिए होना चाहिए जज्बा कि हाँ लिखेंगे, कोशिश करो। और जरूरी नहीं है, आजकल की जो बच्चों कविताएं जो हो रही हैं मुक्त छंद की हो रही हैं। मुक्त छंद से तात्पर्य है कि अंत में जो तुकबंदी होती है ना, वो अब नहीं रह रही है। अब भाव प्रधान कविताएं जो कवि या लेखक जो भी लिख रहे हैं, लेखक तो रचना वगैरह जो भी लिख रहे हैं, जो भी कवि जो अब कविताएं लिख रहे हैं मुक्त छंद में लिख रहे हैं, यानी उसमें भावनाएं होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि अंत में तुकबंदी हो। बात आ रही समझ में? तो आप लोग भी मुक्त छंद में ही कविता लिखें, ऐसा नहीं है कि अंत में जो है तुकबंदी होनी ही चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ यस मैम। तो ये विशेषता होनी चाहिए, कविता लेखन और कहानी लेखन। कहानी लेखन तो बच्चों आपके सिलेबस में ही आ गया है। इसके बाद इस खत्म हो रहा है तो फिर मैं कहानी लेखन की ओर भी बढ़ूंगी कि कहानी लेखन कैसे होता है, किन किन बिंदुओं को आधार बनाकर कहानी लिखी जा सकती है। और कहानी लिखने के लिए बच्चों जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े प्रेमचंद और जितने भी कहानीकार हैं उनकी तरह बहुत बड़े लेखक बने। आप, हर व्यक्ति छोटे से ही बड़ा बनता है, तो पहले शुरुआत तो करें। एक बच्चा जो है छोटा छोटा पहले छोटे छोटे कदमों को बढ़ा के चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। तो उसी तरह आप लोग भी छोटी छोटी कहानियां जिसको आप सोचते हैं कि ऐसा होता अगर ये हमारा, अब मान लीजिए आप लोगों ने ततारा वामीरो कथा पढ़ा है ना, मैं पढ़ा यस मैम। कहानी को आप अपने तरीके से भी लिखें। ततारा वामीरो कथा का अंत तो बहुत दुखद हुआ ना बच्चों? हाँ, यस मैम। अरे कम से कम चेहरा नहीं दिखा रहे हो तो मुंह तो खोलो। यस मैम। ततारा वामीरो Yes, ma'am. कथा, उसका अंत तो बहुत दुखद हुआ। तो दो ही चीजें होती हैं, या तो दुखद अंत या तो सुखद अंत। तो दुखद अंत तो लीलाधर मंडलोई ने लिखा, उसके लेखक वही ना है? हाँ, यस मैम। यस मैम। हर पाठ का लेखक और कवियों का नाम बच्चों कंठस्थ होना चाहिए आप लोगों को। तो लीलाधर मंडलोई ने उसका अंत तो दुखांत किया। ठीक है, अब आप लोग मान लिए उसको दुख के रूप में दुखद उसका अंत नहीं करना है, उसको सुखद अंत करना है। तो आप उस कथा को, उसी कहानी को, नाम ततारा वामीरो ही रहेगा, जहां की वो कहानी है वही की है, अंडमान निकोबार की ही कहानी। अब आप उसको कैसे उसका सुखद अंत करेंगे, ये भी लिखना है आप लोगों को। ठीक है, अभी से लिखना शुरू करेंगे तभी कहानी लेखन जो आपके सिलेबस में है, उसको एक दिन में कोई लेखक और कवि नहीं बनता है बच्चों। उसको लिखने की एग्जाम में भी आएगा। हाँ बच्चों, कविता तो नहीं लेकिन लघु कथा लेखन आपके सिलेबस में आ गया है, लास्ट ईयर से ही आया है। आ रही बात समझ में? तो मैम कितने पेज का लिख सकते हैं हम लोग? कितने पेज का लिख सकते हैं? पेज का नहीं, 100 से 120 शब्दों का है, शब्द संख्या में है आपको, 5 मार्क्स का। मैम Okay, 9th ma'am. के फाइनल्स में आया था, आ 9th के फाइनल्स में आया था, इंग्लिश में भी आया था। हाँ, अभी हिंदी में भी आ गया है लघु कथा लेखन। आया था, हाँ, क्या बोल रही हो? टेस्ट में आया था। आया था 9th ना? क्लास। हाँ, तो आपके इसमें भी लघु कथा लेखन जो है ये आपको अभी सिलेबस में है। जैसे कल मैं बता रही हूँ, कल की घटना में अपनी एक उदाहरण देकर बता रही हूँ कि मुझे छोटी छोटी कविताएं लिखने की आदत है। लास्ट ईयर गत वर्ष सुशांत सिंह राजपूत 14 जुलाई, मुझे लग रहा है 14 जून को सुसाइड किया था ना, 14 जून, यस यस मैम। 1 साल हो Yes, गया। यस मैम। यस मैम। उसके आत्महत्या करने के 1 सप्ताह बाद मैंने एक अपनी कविता लिखी, और वो कविता
लिखने के लिए मैं बहुत बुरी तरह से अंदर ही अंदर उद्वेलित हो रही थी। इतना ज्यादा दुख हुआ। मृत्यु तो बच्चों बहुत लोगों की होती है संसार में, बहुत नवयुवक भी मरते हैं बहुत, लेकिन वो बच्चा दिल्ली डीएवी से पढ़ा था। एक तो ये भी कारण है उससे लगाव का। ये बेशक मैम आ गई। हाँ आ गई, आवाज आ रही है। यस मैम। यस मैम। हाँ, ये अलग बात है कि उससे लगाव का कारण ये भी है कि डीएवी से वो पढ़ा था और डीएवी की एक शिक्षिका होने के कारण मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा कहीं का हो, लेकिन जब बात हमारे विद्यालय की आती है, डीएवी बहुत जगह है, लेकिन वहां यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं भी हो, किसी भी प्रांत किसी भी राज्य से, तो लगता है कि वो मेरा ही बच्चा है। और इतना टैलेंटेड लड़का, बहुत ही सारी उसमें प्रतिभाएं थी, बहुत अच्छा बच्चा, किस कारण से वो इस दुनिया से चला गया, और चला ही नहीं गया बल्कि वो उसने आत्महत्या की। तो उसकी ये घटना, उसकी ये मौत ने मुझे झिझोड़ कर रख दिया और मैंने एक कविता की रचना की, ज्यादा बहुत बड़ी नहीं, 10 पंक्ति 12 पंक्ति की। और जब तक मैंने उसको लिख नहीं लिया तब तक लगा मुझे कि नहीं, कुछ अंदर से कुछ टूट रहा है। लिखने के बाद मुझे शांति मिली और लगा कि ये एक तरह से उस बच्चे को श्रद्धांजलि है। ठीक है, मैं वो कविता भी आप लोग कहिएगा कभी तो मैं भेज दूंगी। ठीक है, और मैम हाँ अभी सुना दीजिए। अब बच्चे मैं लिख कर रखी हूँ, मुझे अभी याद नहीं है ना, उसको तो बताना, देख कर पढ़ना ओके पड़ेगा। मैम, सेंड कर दीजिएगा। हाँ, मैम सेंड कर दीजिएगा। मैं उस कविता को रखूंगी, कहीं लिख कर रखी हूँ, मैं मंडे को पढ़ के सुना दूंगी पहले। ठीक है, उसके बाद ही कक्षाएं आरंभ करूंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अंदर तक झिझोड़ कर रख देती हैं। अब जैसे मैं कल का उदाहरण दे रही हूँ कि किस तरह से कोई रचना लिखने के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा प्रेरित होता है। प्रेरणा मिलती कहाँ से है? जैसे सिनेमा बनाने के लिए, चलचित्र बनाने के लिए जो निर्देशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो मैटर कहाँ से लेते हैं बच्चों? समाज से ही न लेते हैं। देश काल की परिस्थितियां, वातावरण, जो अभी की आधुनिक समस्या है, अभी प्रेजेंट में तत्काल बर्निंग पॉइंट, बर्निंग प्रॉब्लम जो है, उसको आधार बनाते हैं, है ना। कभी अभी ये जो उल्टा पंजाब जो था, आप लोग देखे थे, ड्रग्स पर था ना। हाँ यस मैम। तो इस तरह से किसी भी बर्निंग समस्या को, बर्निंग टॉपिक को लेकर एक डायरेक्टर जो है, निर्देशक जो है, फिल्मों को बनाता है। एक उपन्यासकार जो है उपन्यास लिखता है, एक कहानीकार कहानी लिखता है, एक कवि जो है वो कविता लिखता है। बहुत सारे कवि होते हैं जिनको किसी समस्या से मतलब नहीं होता, बस वो प्रकृति की गोद में खोए रहते हैं, जहां देखे कि प्रकृति, बस उस पर कविता लिखना शुरू कर दिए। तो हर कवियों की अपनी अपनी। हेलो, बहुत कट जा रहा है, यस मैम। कट जा रहा है आज, पता नहीं क्यों। मैम आप ठीक है। तो कल की बात मैं बता रही हूँ कि यहाँ से मैं देख रही थी खिड़की से, एक हमारे फ्लैट के सामने में पूरा एक खाली जगह है और वहाँ एक बहुत बड़ा नाला है ना। नाली तो छोटा होता है ना, बड़ा सा नाला, उसमें बहुत कचरा, पूरा वो लगता है कि पानी, और पूरा उधर जलकुंभी, पेड़ पौधे बहुत हो गए थे। तो वो साफ कराने के लिए जेसीबी आया था। ठीक है, इस दृश्य को मैं देख रही थी और देखते देखते मुझे फिर लगा कि वहां 3 दुकानें थी बच्चों। ठीक है, इसीलिए तो बताया तू। मैम आप म्यूट है। हाँ, उस दुकान को किसी ने तोड़ा नहीं, बल्कि उस दुकानदार को कहा गया कि आप अपना दुकान यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि नाले के ऊपर ही उसने बांस बल्ला देकर एक छोटी सी चाय की दुकान थी और वहां कुछ वो लोग समोसा वगैरह मिलके पति पत्नी बनाते थे। तो उस दुकान को भी मैंने देखा कि हटाया। उसके बगल में और 2 दुकानें थी, उसको भी हटा दिया गया, वो लोग खुद से हटा लिए।
क्योंकि वहां वो नाले के ऊपर था, नाला बाधित हो रहा था, नाले की साफ सफाई की जरूरत करना था इसीलिए। तो कल मैं यही देख देख कर 2 पंक्तियां 3 पंक्तियां अनायास मेरे दिमाग में आई कि सफाई के नाम पर ये क्या हो रहा है, सफाई के नाम पर ये क्या हो रहा है। एक गरीब को दुकान के साथ, एक गरीब, क्या हो रहा है भैया, जितना कट रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्यों। मैम सर्वर डाउन है। हाँ आज बहुत, आज 9th क्लास के भी बच्चे नहीं जुड़ पा रहे थे। मैम हम खुद आज क्लास नहीं कर पाए। तो सफाई के नाम पर ये क्या हो रहा है, गरीबों को, दुकानों को इस तरह से हटाया जा रहा है। सफाई तो है जरूरी, माना कि सफाई तो है जरूरी, लेकिन उससे जरूरी है पेट की आग को बुझाना। ठीक है, सफाई तो है जरूरी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पेट की आग को बुझाना। ये दुकानदार अब अपने बच्चों को लेकर जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। क्या कोई है सुनने वाला, क्या कोई है इनके दर्द को सुनने वाला, इनकी दर्द पर मलहम लगाने वाला, क्या कोई है। कहने को लोग कहते हैं हम हैं समाज सेवक, कहने को लोग कहते हैं हम हैं समाज सेवक, सफाई अभियान में मोदी जी के साथ हैं, मगर इन गरीबों का कौन है मसीहा, कौन इनके साथ है। तो ये बच्चों, मैंने कल इस दृश्य को देखकर ही ये रचना मैंने तुरंत की। कैसी लगी बताइए। मैम मैम बहुत हाँ मैम उन दुकानों को परमानेंटली हटा दिया गया था वहां से। हाँ हटा दिया गया, फिर वो लोग बनाएंगे, लेकिन फिलहाल तो आज मैं फिर सुबह उठने के साथ ही मेरी खिड़की से पूरा दृश्य दिखाई देता है। मैं देख रही थी, मुझे वो कचड़े की याद नहीं आई। वो जेसीबी मशीन ज्यों के त्यों है, सड़कों पर कचड़ा रखा हुआ, लेकिन मुझे उस दुकान की याद आई। मैं देख रही थी कि वो दुकानदार फिर बनाया कि नहीं दुकान, क्योंकि आते जाते, स्कूल आते जाते मेरे ठीक अपार्टमेंट से एकदम 10 कदम की दूरी पर है। तो मैं ये देख रही थी कि किस तरह से सफाई के नाम पर, तो पहले तो उनको वहां से हटाकर कहीं दूसरी जगह कह देना चाहिए था कि आप अपनी दुकान बना लें, कि कल सफाई होने वाली है। और जिस समय उनका पिक पर रहता है, यानी जब बेचने का काम, लोगों का सुबह चाय पीने का, नाश्ते का काम होता है, उस समय सफाई का काम हो रहा था। तो मैं कल यही सोच रही थी कि इस तरह के लोग जो हैं हमारे समाज में, जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं,